हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 4 मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट कर दिया है और चूँकि मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है पार्ट वाइज, ताकि आप पूरे चैप्टर को आसानी से इजीली समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल के बारे में। जब मुग़ल इस उपमहाद्वीप पर शासन करते थे, उनका जो वक्त था, उनका जो समय था 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, वो किस तरह से शासन करते थे, उनके शासन का क्या तरीका था, किसने अच्छी तरह से शासन किया और किसकी वजह से जो साम्राज्य था वो दूर दूर तक फैला, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है कि अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, यानी कि मुग़ल शासक जो थे, उनसे पहले के जो बादशाह थे, उनके मुकाबले में, उनके उलट मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। उनके जो पूर्ववर्ती जो बादशाह थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ शासन किया था, लेकिन साम्राज्य जो इतना बड़ा था उसका विस्तार नहीं किया था। लेकिन मुग़लों ने अपने पिछले बादशाहों के मुकाबले में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। और मुग़लों ने वो काम पूरा किया जो थोड़े से वक्त के लिए जाना जा सकता था, थोड़े से वक्त के लिए ही पॉसिबल जान पड़ता था। वो काम क्या था कि कोई भी बादशाह जो इलाका है उनका, जहाँ पर उन्होंने अपना क्षेत्र जीता था, उस पर वो शासन करते थे। लेकिन मुग़लों ने क्या किया कि क्षेत्र को जीता भी, उनका विस्तार भी किया और अपने साम्राज्य की भी स्थापना की। इससे पहले जो बादशाह थे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ लिखा है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, यानी कि जो मुग़ल थे, उन्होंने 16वीं सदी से ही दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। दिल्ली और आगरा को उन्होंने जीता, अपने कब्जे में लिया, उस पर शासन किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे संपूर्ण महाद्वीप पर जो भारत है, भारत के अलावा और भी बाहर के जो क्षेत्र थे, उनको भी उन्होंने जीता, उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ये एक बात यहाँ समझिएगा कि उस वक्त कोई भी बॉर्डर नहीं होती थी, ये देश वो देश ऐसा बोलकर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि जो भी बादशाह होता था, अगर वो जितने क्षेत्र को जीत लेता था वो उसका क्षेत्र होता था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार उस तरह से करता था। जो बादशाह, जो राजा जितना क्षेत्र जीतता था वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। इसीलिए ऑब्वियसली हर कोई ये सोचेगा कि उसकी पावर ज़्यादा हो और उसके पास धन दौलत ज़्यादा हो। आज भी सभी सोचते हैं, पहले भी राजा महाराजा ऐसा सोचा करते थे और अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाया करते थे ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी हो, उनके पास धन दौलत हो, उनके साम्राज्य का विस्तार हो, लोग उनको पावरफुल समझें। तो पहले क्या करते थे राजा और बादशाह, क्या करते थे कि वो दूसरे क्षेत्रों को जीता करते थे जिससे कि उन्हें पावरफुल माना जाए और वो अपने दूर दूर क्षेत्रों तक शासन कर सके, हुकूमत कर सके। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अब मुग़लों का जो शासन करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। वो जब शासन करते थे तो शासन कैसे करना है, प्रशासन को कैसे चलाना है, अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करना है, अपने साम्राज्य के अंदर जो प्रजा है, जो लोग हैं, उनके साथ कैसा ट्रीट करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से उनके साम्राज्य का विस्तार होगा, लोग अगर गलती करते हैं तो किस तरह से उसका फैसला होगा, किस तरह से उनकी सुनवाई की जाएगी, किस तरह से जो टैक्स होता है वो लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, पूरी शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। ये जितनी भी सारी बातें हैं वो मुग़लों ने बहुत अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म किया। मुग़लों ने बहुत अच्छे तरीके से जो विचार लागू किए थे जिससे कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और शासन कर रहे थे। उनका जो रूल था, उनका जो तरीका था शासन करने का, उनके पतन के बाद भी, यानी मुग़लों का जब पतन हुआ, मुग़लों के शासन का जब पतन हुआ, उसके बाद भी उनके विचार टिके रहे।
यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रह सके। यानी कि उनका जो प्रभाव था, उनके शासन करने का जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि मुग़लों के बाद भी जितने भी शासक आए, जितने भी राजा आए, जितने भी बादशाह आए, उन्होंने मुग़लों के ही विचारों को अपनाया। शासन कैसे करना चाहिए उनके तरीके को अपनाया। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्या करते हैं, 15 अगस्त को क्या करते हैं, मुग़ल शासक के जरिए बनाए गए जो दिल्ली का लाल किला है उस पर हमारा राष्ट्र झंडा, उस पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लाल किला है और यहीं पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुग़ल कौन थे? दो महान बादशाहों के वंशों के वंशज थे। दो महान शासक हुए, इनके जो वंशज हुए मुग़ल उन्हीं के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। जो मुग़ल थे, मुग़ल की जो माता थी वो किसकी वंशज थी? वो मंगोल शासक चंगेज़ खान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे। मुग़ल की जो माता थी उनके उत्तराधिकारी थी। और जो मुग़ल के जो पिता थे वो कौन थे? पिता की ओर से वे ईरान, इराक और एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। और पिता की ओर से जो मुग़ल थे वो किसके वंशज थे? वो ईरान, इराक और वर्तमान जो तुर्की है उनके शासक थे जिनका नाम था तैमूर। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस शासक हुए। तो उनकी तरफ से वो वंशज थे। पिता की ओर से मुग़ल तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से जो मुग़ल थे वो चंगेज़ खान के वंशज थे। तो इस तरह से दो महान शासक वंशों के मुग़ल वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुग़ल क्या कहते थे कि वो मंगोल, वो खुद को कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि माता की ओर से माता किसकी वंशज थी? मंगोल शासक चंगेज़ खान की। इसलिए जो मुग़ल थे वो खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुग़ल कहा गया। इसकी अलग टॉपिक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो मुग़ल थे वो खुद को मुग़ल क्यों नहीं कहलवाना पसंद करते थे? क्यों नहीं वो मंगोल कहलवाना पसंद करते थे? क्योंकि जो चंगेज़ खान थी, चंगेज़ खान की जो यादें थीं वो क्या थी, उनका जो पास्ट था वो क्या था कि उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था। इस वजह से जो मुग़ल थे वो खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यह स्मृतियां मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी और ये जो यादें थी वो मुग़लों के एक प्रतियोगी थे, यानी कि उनके ही कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक, उनसे भी जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुग़ल जो थे उनके पिता किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। तो मुग़ल को तैमूर के वंशज होने पर बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, गर्व का अनुभव वो करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने जिनका नाम था तैमूर, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। और मुग़लों ने क्या किया? जब उन्होंने अपने वंशावली को बनवाया, चित्र जब उन्होंने बनवाया तो उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन किसके जरिए किया? चित्र बनवा कर किया। और हर एक जो मुग़ल शासक था वो तैमूर के साथ अपना उन्होंने चित्र बनवाया। एक तरफ तैमूर का पिक्चर हुआ करता था, चित्र हुआ करता था, और दूसरी तरफ जो मुग़ल बादशाह चित्र बनवाते थे उनका चित्र हुआ करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में। मुग़लों का सैन्य अभियान किस तरह से हुआ करता था, मुग़ल किस तरह से सेना को बनाया करते थे, उसको कैसे चलाया करते थे, उनकी सेना क्या किया करती थी। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 तक उन्होंने शासन किया था। उन्होंने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। पहले मुग़ल शासक
का नाम क्या था? बाबर। उन्होंने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, वहाँ की गद्दी पर जब वो बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ कितनी थी? 12 साल की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की एक दूसरी शाखा थी जिसका नाम था उज़्बेक। उनके आक्रमण की वजह से, यानी उनके हमले की वजह से जो बाबर थे उनको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। वो गद्दी जिसे उन्होंने अपने पिता से प्राप्त की थी, उस गद्दी को उन्हें छोड़ना पड़ा था। जिस तरह से पहले शासन हुआ करता था, एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, वो अपनी धन दौलत को बढ़ाना चाहता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, पावरफुल होना चाहता था। इसीलिए जब बाबर 1494 में फरगना राज्य के बादशाह बने, वहाँ के उत्तराधिकारी बने, वहाँ की गद्दी पर बैठे, तो उनकी सिर्फ उम्र 12 साल की थी। लेकिन मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेक जो थे, उन्होंने जब आक्रमण किया, हमला किया, तो बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और बहुत सालों तक भटकने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर उन्होंने आक्रमण किया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। भटकने के बाद मीन्स कि जब वो गद्दी पर बैठे थे, फिर उनको हटना पड़ा था वहाँ से। फिर उन्होंने अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद उन्होंने काबुल पर हमला किया, काबुल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और इससे पहले वो सेना का गठन कर रहे थे। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 1504 में काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इब्राहिम लोदी का जो अधिकार था वो दिल्ली और आगरा पर था, लेकिन बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस तरह से उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। चित्र 3 के बारे में यहाँ लिखा है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप का इस्तेमाल हुआ था, गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ था और वो पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल सबसे पहले मुगलों ने किया था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया और जो बाबर थे उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में, जब वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई कर रहे थे, उस लड़ाई में उन्होंने यानी बाबर ने तोप और गोलाबारी का बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया था और इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने यानी बाबर ने दिल्ली और आगरा में कब्जा कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मानचित्र 1 है। यहाँ पर अकबर का शासन दिया हुआ है। अकबर का शासन भारत से बाहर भी था, उनका अधिकार भारत से बाहर भी था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, यानी कि जब मुगलों के वंश होते थे, उनकी औलादें होती थीं, तो उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, हर एक क्षेत्र को या फिर धन संपत्ति को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किस तरह से गद्दी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किस तरह से किसी क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार के विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। भारत के जो राजा हुआ करते थे, उनका एक नियम ये था कि उनके बाद उनकी गद्दी का जो अधिकार होगा वो बड़े बेटे को मिलेगा, यानी कि उनका बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा या राजा बनेगा। लेकिन मुगल इस पर यकीन नहीं रखते थे। मुगल इस बात पर यकीन रखते थे कि जितने भी बेटे हैं उन सभी को समान अधिकार दिया जाए। जो भारत के जो राजा हुआ करते थे वो अपने बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाते थे, लेकिन इसके उलट जो मुगल थे वो मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। उस प्रथा में क्या था कि जितने भी बेटे होंगे सभी को इक्वल तरीके से जो अधिकार है वो दिया जाएगा। और इस तरह से एक मुगल बादशाह का जितना अधिकार होता था किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जो उत्तराधिकार का जो विभाजन था वो सभी बेटों में कर दिया जाता था, यानी इक्वली तरीके से सभी बेटों में विभाजन कर दिया जाता था।
अब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों का दूसरे राजाओं के साथ किस तरह से संबंध था। इससे पहले हम यहाँ पर एक हिंट पढ़ लेते हैं। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ हुई थी। किसके साथ किसकी शादियाँ हुई थी? जहांगीर की माँ कच्छावा की राजकुमारी थी। जो जहांगीर की माँ थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? कच्छावा की। वह अंबर वर्तमान में जयपुर जिसे कहा जाता है वहाँ के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जिसे आज जोधपुर कहा जाता है के राजपूत शासक की पुत्री थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ हुई थी। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, यानी मुगलों का दूसरे राजाओं के साथ किस तरह से संबंध था, वो दूसरे राजाओं से किस तरह से ट्रीट किया करते थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुगलों ने क्या किया कि मुगलों ने उन राजाओं के खिलाफ लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को जिन राजाओं ने उनकी हुकूमत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुगलों ने ऐसे राजाओं के विरुद्ध लगातार अभियान किए थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल शक्तिशाली हो गए, वो शक्तिशाली कैसे हुए? अपनी सैनिक शक्ति को उन्होंने बढ़ाया, अपने राज्य को उन्होंने बढ़ाया, अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया, अच्छे तरीके से वो शासन करते थे और उन्होंने कई विचार लागू किए थे। तो इस तरह से जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो कई राजाओं ने अपनी मर्जी से ही मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर ली थी। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। जिन शासकों ने मुगलों के सत्ता को स्वीकार किया था, इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? राजपूत। राजपूतों ने उनकी सत्ता को स्वीकार भी किया और उनके साथ रिलेशन भी बनाए, यानी कि उनके साथ अपना संबंध भी बनाए। उनके साथ उन्होंने अपने शादी के जरिए, उन्होंने ब्याह के जरिए उन्होंने एक दूसरे को रिलेशन में रखा। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए और बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि मुगल घराने में अपनी बेटियों की शादी की और मुगलों के राज दरबार में उन्होंने ऊंचा पोस्ट प्राप्त किया। परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो ऐसा नहीं था कि सभी मुगलों के साथ अपने बेटियों की जो शादी थी वो कर रहे थे। कईयों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन कई जो बादशाह थे, कई जो राजा थे, उन्होंने मुगलों के साथ अपने रिलेशन बनाए थे, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ा था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, जिन्हें वतन कहा जाता है, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। एक जो राजा थे जो मुगलों के खिलाफ थे, उनकी सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं की, वो कौन थे? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। उन्होंने लंबे वक्त तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, वो इनकार करते रहे थे। लेकिन जब वे मुगलों से हार गए तो मुगलों ने क्या किया? उनको सजा देने के बजाय, उनकी जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा करने के बजाय इज्जत के साथ उन्होंने जो सिसोदिया राजपूत थे उनके साथ ट्रीट किया। मुगलों ने बहुत अच्छे से सिसोदिया राजपूत के साथ उन्होंने व्यवहार किया और जो जीतने के बाद उनकी जो जागीरें थी, जागीरें किसे कहा जाता है? जितने क्षेत्र में जो सिसोदिया राजपूत का अधिकार था, सिसोदिया राजपूत के लिए वो उनका देश था, वो उनका वतन था और वो उनका जागीर था। इस तरह से जो मुगल थे, जब उन्होंने सिसोदिया राजपूत को हरा दिया और उनके जो क्षेत्र को कब्जा किया, तो वो क्षेत्र क्या था? वो क्षेत्र जागीर थी। तो उसी जागीर को, जिसे वतन कहा जाता है, उसी जागीर को उन्होंने वतन जागीर के रूप में वापस कर दी, यानी कि मुगलों ने वापस से सिसोदिया राजपूत को उनकी जागीरें दे दी, उनकी जागीरों को वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए।
मुग़ल क्या करते थे, मुग़ल किसी को हरा भी देते थे, किसी पर जीत भी हासिल कर लेते थे तो उसको बेइज्जत नहीं करते थे, उसको इज़्ज़त दिया करते थे, उसको सम्मान दिया करते थे। और इसी वजह से, इस बैलेंस की वजह से जो मुग़ल थे वो भारत के दूसरे राजाओं और सरदारों पर उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। सभी ने ये एक्सेप्ट किया कि मुग़ल जो हैं वो अच्छा शासन करते हैं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसीलिए बहुत सारे राजाओं ने उनकी सत्ता को स्वीकार किया और ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उनके साथ उन्होंने रिश्ते भी बनाए, उनके साथ उन्होंने रिश्ता मजबूत किया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। लेकिन ये जो संतुलन था, किसी को हरा करके भी उसकी चीज़ों को वापस कर देना, उनकी जागीरों को वापस कर देना, उनको सम्मान देना, ये हमेशा बरकरार रखना कठिन था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे जो मुग़लों के दुश्मन हुआ करते थे। इस तरह से जो ये बैलेंस था वो हमेशा बरकरार रखना कठिन था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।